गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज प्रोग्राम के आगाज में एक रवैये की बात करेंगे। रवैया क्या है कि हम अगर किसी से डील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंशियल टर्म्स में हम डील कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये चीज कितने की या ये डील कितने में होगी, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी से मुताल्लिक, किसी और चीज से मुताल्लिक। सो हमारे यहाँ एक कल्चर है, वो ये है कि हम फोन पे भी पूछते हैं चीज देखे बगैर ना, अच्छा फाइनल कितने की कर लेंगे। सो अगला बता दें फाइनल में इतने की कर लूंगा। अब फाइनल का मतलब तो देखें डिक्शनरी में फाइनल ही होता है। फिर वो आते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा आप बताएं जी फाइनल कितने कर लेंगे। वो कहते हैं जी फाइनल तो बताया था इतने कर लेंगे। हाँ। नहीं तो आप ये देखें ना, ऐसा करें इतना कर लें। तो वो कहते हैं नहीं फाइनल का मतलब तो फाइनल ही होता है। सो ऐसे डील्स ना हो रही होती हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि जब फाइनल कोई पूछता है, कोई सवाल रखता है, वो चाहे फेसबुक पे, अब किसी ने पोस्ट लगाई फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ना, फेसबुक पे या कहीं और, कि ये चीज है और या ये डील हम करते हैं इतने में, और नीचे लोग कमेंट्स करते हैं पीपी ना, प्राइस प्लीज प्राइस प्लीज प्राइस प्लीज, आप लिख देते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं इतने कर लो इतने कर लो इतने कर लो। ये तो हो जाता है जब हम ना मैं कहूंगा ज्यादा जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी में डीलिंग चल रही होती है चीजों की। खवातीन के पर्सपेक्टिव में क्या होता है? खवातीन के पर्सपेक्टिव में ये होता है कि जब मेरी अम्मी किसी दुकान पे जाती है मेरे से शॉपिंग करने, तो मेरी को जब वो कहती है ना फाइनल बताएं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साइड से निकल के दुकान से बाहर चली जाऊं। वो इतना कम बताती है? दुकानदार कहेगा 3000, मेरी अम्मी कहेंगी 150 और यकीन करें वो 180 में ले भी लेती है। Really? जी, उनका एक्सपीरियंस देखें। एक तो देखें बार्गेनिंग में खवातीन बहुत अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है। और सेकेंडली ये कि अम्मी ने ये पठान, अब जो पठान अम्मियां होती है, ऑनेस्टली ये एक बड़ी ट्रेट है और ये बड़ी खूबी है उनकी कि दे नो हाउ टू डील। वो फौरन से समझ जाते हैं अगले बंदे का बिहेवियर एंड दे नो कि अच्छा इस चीज की वर्थ कितनी है, और उसकी वर्थ के मुताबिक वो चीज लेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। सो मेरी अम्मी का ये सीन है। और लिटरली शुएब मैं तो जब वो कहती है ना 3000, जब वो कहते हैं 3000, तो मुझे पता होता है कि यहाँ से क्या ऑफर है निकल के, तो पहले तो अगला बंदा भी जो है वो हैरान हो जाता है, कहते हैं 150, और फिर उसके बाद 180 में देता है, मतलब 20-30 रुपए ऊपर होता है। लेकिन इसमें समटाइम्स सभी एक और गड़बड़ हो जाती है। कुछ खवातीन जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, वो कहती हैं फॉर एग्जांपल उन्हें सूट लेना है, वो दुकानदार कहेगा जी ये सूट है फॉर एग्जांपल 7000 रुपए का। वो कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो 3000 ही दूंगी। वो दुकानदार कहता है नहीं बाजी ऐसा करें 6 कर लें। नहीं नहीं भाई 3000 दूंगी। वो कहता है अच्छा 5 कर लें। नहीं भाई 3000 दूंगी। भाई 4 कर लें। नहीं भाई 3000 दूंगी। 3500 कर लें। नहीं भाई 3000 दूंगी। अच्छा करते करते दुकानदार 3000 का दे देता है। वो खातून ना बड़ी उस वक्त तो खुश होती है ना कि मैंने 3000 का ले लिया, 1 मिनट के लिए खुश होती है, लेकिन देन वेरी नेक्स्ट मिनट वो खुद सोचती है ज्यादा तो नहीं बता दी मैंने 3000। फिर घर आके जब बताएंगी ना अपनी कजन्स को, फैमिली मेंबर्स को कि मैंने 3000 का सूट लिया, वो कहेंगे महंगा ले आई हो, महंगा ले आई हो वाकई। अच्छा अब वो देखें दुकानदार भी तो, अब बिजनेस है ना, देखें दुकानदार को भी तो पता है ना कि उसने डील कैसे करना है कस्टमर्स के साथ। सो वो उनको पता है कि कम करवा के प्राइस इतनी होनी है तो वो भी प्रॉफिट रखे। जस्ट इमेजिन, मतलब कौन है इस दुनिया में जो आपको मुनाफे के बगैर कोई चीज देगा? हर कोई बिजनेस रन कर रहा है। अब मुनाफा थोड़ा हो ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन दुकानदारों को पता होता है कि उन्होंने किसको कितना रेट कोट करना है और उसके मुताबिक उन्होंने कितने में चीज देनी है। लेकिन अगेन हमारी अम्मियां जो है वो भी बड़ी सियानी है। और आई विश कि ये खूबी जो है ना, मेरी अम्मी की ये खूबी मेरे अंदर जरूर आ जाए कि मैं बार्गेनिंग कर सकूं। मैं बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ये मेरे अंदर कभी कभी कर लेती हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं उस लेवल की नहीं कर सकती। जिस लेवल की मतलब अगर 200 कहेगा तो मैं ज्यादा से कहूँ यार 180 कर दो, 180 अगर नहीं करे 185 में लेके आ जाऊंगी। अच्छा ये बार्गेनिंग में मेरे साथ भी है, मुझसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होती है। अगर मुझे कोई बताए ना कि यार चीज 500 की, मुझे अच्छा चलो भाई 450 ले लो, तो वो दे भी देता है ना, वो मासूम सा देख के ना कहता है चलो ले लो 50 रुपए तो कम करवा रहे हैं। हाँ ये हो जाता है। अच्छा इसमें एक चीज और भी होती है ना कि समटाइम्स ये होता है कि आप एक ब्रांड पे जाते हैं, आप एक बहुत महंगा सूट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खवातीनी की बात करूंगा, जाएंगी ब्रांड पे क्योंकि जरा लॉन के सूट आजकल बहुत महंगे हैं, स्पेशली खवातीन के ड्रेसेस हम देखते हैं ज्यादा महंगे होते हैं, 25,000 के तो सिंपल सूट है, सिंपल सूट ना। अच्छा वो जाएंगी सभी, वो महंगा ड्रेस तो लेंगे, अब वहां तो बार्गेनिंग आप कर नहीं सकते बिकॉज फिक्स प्राइस है ना, पता है आपको किस तरह वो मिल रहा है, वो आपको अब ले लिया। फिर आएंगी वो टेलर के पास, तो टेलर के साथ ही जो लेस की का काउंटर होगा वहां जाके नहीं नहीं भाई ये इसके कम करो, लेस के भी कम करो, जो ब्रांड है वहां पे प्राइस का वो 20,000 को जोड़ा 20,000, लेकिन 300 रुपए की लेस उस पर बार्गेनिंग चाहिए, उस पर बार्गेनिंग। दैट मींस ये इनबिल्ट है ना। हाँ तो मतलब जहां आप बचा सकते हैं वहां तो आप बचाएंगे। गरीब से आपने कहने कम करो। अच्छा मैं ये बात गरीब है, लेकिन एक बात नहीं मतलब ब्रांड वाले से कहो ना कम करें, उसे नहीं कहते आप लोग। तो फिक्स प्राइस है ना, लेस वाले भी लिख दे फिक्स प्राइस, वो लिख भी दे तो तुम लोगों ने नहीं मानना।
नहीं लिख दे तो बहुत बेहतर होता है। हाँ बेहतर वो जरूर अच्छा मैं एक टिप देती हूँ। देखिए आप ब्रांड्स पे जाते हैं ना, आप ब्रांड्स पे जाते हैं, आप ये कहते हैं कि जो है फिक्स प्राइस होती है, राइट? तो ऑब्वियसली वहां पे आप बार्गेन नहीं कर सकते। तो आपने ये करना है कि आपने 20-25 दिन इंतजार करना है, सिर्फ 20 दिन चले मैक्सिमम, 20 दिन आप इंतजार करेंगे, उसके बाद उन्हीं जोड़ों पे सेल लग जाएगी 20%, 30%, 50%, और वो सेल लग जाती है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 20-25 डेज के अंदर जो है वो सेल लगा देते हैं। तो जोड़ा आपको 10,000 का पड़ना होता है वो आपको 7,000, 6,000 या 5,000 का पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये टिप है बड़ी फिट से। ये टिप है, सेल लगे तो ले ले। मुझे पसंद आती है, मैं रख दे, मैं कहती अच्छा ये तो मुझे पसंद आ गया, टारगेट सेट। उसके बाद सेल लगती है। जैसे लोगों के लिए ब्रांड वालों ने एक और काम किया ना, वो जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उस पर सेल नहीं लगाते, या उनको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी मैं आपको बात बताऊं, वो उन्होंने पूरा, क्योंकि निकालने होते हैं ना, एक तरह से क्लियर करने होते हैं सो दैट नई कलेक्शन आए। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो इस तरह नहीं करते। लेकिन हाँ, जिन स्पेसिफिक ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं वो उनको भी हम जानते हैं अच्छे से, हम जाते ही नहीं। हाँ, तो आप मतलब पहले लिखते हैं आउट ऑफ स्टॉक, ऐसे ना किया करें। अच्छा, तो हमारी गपशप जारी रहेगी। हमने बहुत से मेहमानों से मुलाकात भी करानी है। आप भी सोचोगे आज ये ब्रेक क्यों नहीं ले रहे और फिर वापस क्यों नहीं आ रहे। लंबी करते हैं बातें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान, और फाइनल का मतलब फाइनल होता है। दूध वाला बीबी जी, तीवा दूध वाला। इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसमें से मेंढक निकला कि नहीं। मैं कहती हूँ कि जब से मैं इस फील्ड में आई मैंने तो सबके पत्ते ही कटा दिए। देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं तो मुसलसल तानू ही ताड़ रहा हूँ। जहाँ पे सिग्नल नहीं आता है वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शौहर दूध बेचता है। पहले चांदनी तो अब लैला। नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते। कौन है ये मिट्टी के गले वर्गा मुंह है इसका? उससे बस्ता रब छोड़ा ते मखलूक की होगी थल्ले। एवे तो नहीं कहते तीवे गुजर की हो गई। बोले 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 मैं जिन हूँ, जिन पे चल वे रहन दे जिन नुकसाई लोका। मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली। टाइम भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा। मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। चिल्ली एंड सास तो कट करेंगे। चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ देते। कच्चे पक्के प्यार का तड़का। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँगी ना, आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए। कौन है वो कलवी जिसको आप नीदी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना पुप्पो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है।
तुम इसकी तरबियत के बात करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। प्यार का तड़का ये जो प्रोग्राम है इसमें जो यंग जनरेशन है उसको जो उनकी आइडेंटिटी है उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, the magic, the beauty and the contribution that everyone is doing to keep Pakistan culture and music alive. हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख सांस लेती है। होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड तो देखना मत भूलिएगा। वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर।
रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना मेरे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको जाके बता दो ना अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रोना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार दे केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश देश रे पधारो मार देश। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज़ आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर? कितने गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, कितने हो तमाला वाली थां गई। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आर्ट की जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि आर्ट एक जबरदस्त फॉर्म है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने की। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है, वो आप इतनी खूबसूरती से रंगों के जरिए बयान कर देते हैं। एब्सोल्युटली डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपका कैनवस आप खुद चूज करते हैं कि अच्छा मैंने कहाँ पे किस तरह से आर्ट तख्लीक करना है। क्रिएटिविटी होती है ना, आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आती है। समटाइम्स ये भी होता है कि आप अपने आसपास के माहौल को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है कि आसपास के माहौल को आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उसको फिर आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन योर ओन यूनिक वे। सो आज एक ऐसे ही मेहमान ने हमें ज्वाइन भी किया। वैसे तो वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड फर्नीचर आर्टिस्ट हैं, फर्नीचर रिवैम्पिंग में उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ जब हम आर्ट की बात करते हैं तो वो बहुत से मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, फनपारी तख्लीक भी करती हैं। और आज चूंकि वो मौजूद हैं दरमियान हमारे, उसके साथ उनका कुछ काम भी हमारे साथ स्टूडियो में हमारा सेट जो है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सेट दिखाइए जी, साथ साथ हम वेलकम भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अमरीन दुरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो ये इतने खूबसूरत जो फनपारे हैं इस पर तो हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं। एज ए इंटरनेशनल सर्टिफाइड फर्नीचर आर्टिस्ट, नॉर्मली हम आर्टिस्ट के डोमेन में तो खवातीन को बहुत देखते हैं, बट फर्नीचर का जब टर्म आता है ना तो हमें वहां खवातीन जरा कम नजर आती है। सो क्या चीज थी जिसने आपको पुश किया कि अच्छा फर्नीचर आर्टिस्ट की तरफ जाना है? अच्छा, एक्चुअली आई एम अ बोर्न आर्टिस्ट। मेरा जो है जो मेरी जर्नी गुजरी है वो फाइन आर्ट से रिलेटेड गुजरी है। कलर्स के साथ मुझे बहुत शौक है जो है करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शादी हुई और उसके बाद अपना थोड़ा सा ये ब्रेक मिला मुझे, और बच्चे बड़े हुए, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपना जो आर्ट है दोबारा दुरुस्त।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अगर तो बचपन में कहीं आप गिर गए, आपको चोट लग गई और आपका दांत टूट गया और उसके बाद वो दांत वापस नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली उसका कितना बुरा इम्पैक्ट आपकी स्माइल पे आता है। हाँ, आपकी लुक्स सारी खराब हो आपकी जाती पूरी हैं। लुक्स, क्योंकि जो आपकी स्माइल होती है ना, देखें वो आपके ओवरऑल लुक्स को डिफाइन करती है। आपने तो स्किन चमकाई हुई हो, मेकअप किया हुआ हो, आप बन ठन के बैठे हुए हो, बट अगेन जब आप स्माइल करें और आपका दांत ना हो तो कैसा फील हो? यार बचपन क्यों इतना फोकस किया? कभी कभी बड़ों के दांत भी टूट जाते हैं। नहीं बड़े, मतलब कोई ट्रॉमा है, कुछ है, एक्सीडेंट हो गया खुदा ना हाँ, तो खास्ता, मैंने कब कहा कि तोड़ देते हैं कोई? तो मैंने भी यही कहा ना, टूट जाते हैं। मतलब अक्सर यही होता है ना, दांत तोड़ दिया किसी ने। वो कहने की होता है मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। अच्छा लेट्स सपोज चलें, ये भी तो देखिए, ये सिनेरियोज एग्जिस्ट तो करते हैं ना इस दुनिया में, इसी दुनिया में ही करते हैं ना। तो चाहे बच्चों के टूटे हैं चाहे बड़ों के टूटे हैं, अगर आपके दांत किसी ने तोड़ दिए तो क्या करें बताएं? किसी अगर दांत टूट गए यूं रखते हैं ना, तो क्या किया जाए? अच्छा, नॉर्मली जब हम दांतों की बात करते हैं, दांतों के मसाइल की बात करते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों का होना, दांतों का ना होना, दांतों की पिलाहट या कोई भी, तो माइंड में डेंटिस्ट आता है ना, फॉरेंसिक डेंटिस्ट के पास जाए। लेकिन आज हमें मालूम ये है कि अच्छा दांतों के भी ना मुख्तलिफ इशूज के लिए आप मुख्तलिफ डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ब्रेक में बहुत मुश्किल बातें हो रही थी, तो हम अभी लाइव भी करेंगे मुश्किल बातें, ताकि आपको पता हो, कम अज कम नाम हम भी सीखने की कोशिश करें, आप भी सीखें, ताकि जो मसला हो आप सही जगह पर जाए। एब्सोल्युटली। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो फिर आपको जाना होता है ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। तो आज हमें डॉक्टर सना तारिक ने ज्वाइन कर ली, ऑर्थोडोंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। ये इतनी वैरायटी कब से आ गई डेंटिस्ट्री में भी? ये एग्जिस्ट कर रही है काफी हमें नहीं टाइम पता, से। मतलब हमारी कमाई की है ये। बिल्कुल हमें ऐसा तो ही है। कोई अक्ल दाढ़ भी तंग करी होती है तो हम तो डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। और मोस्टली आप आई वुड अज्यूम कि आप लोग वाकई डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। मेजॉरिटी लोग उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो डेंटिस्ट भी बेसिकली नहीं होते। So there is that तो problem उनके as well. साथ होता क्या है? फिर वो जो सबके साथ होता है। और इसीलिए तो हमारे थोड़ा सा प्रोफेशन इन दैट टर्म्स थोड़ा सा बदनाम भी है कि एक तो लोग डरते हैं बिकॉज जिन लोगों के पास वो जा रहे हैं मे बी दे आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड टू कैरी आउट दैट टास्क, तो वो फिर बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के। तो फिर एक जनरल पॉपुलेशन में एक बन गया परसेप्शन बन जाता है कि नहीं नहीं बस ये तो ऐसे काम खराब ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके जरिए जब एक दफा काम खराब हो जाए ना, आपका फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी जाएं जी अक्ल दाढ़ निकलवाने के लिए गलत जगह चली गई हैं, उसके बाद काम खराब हो गया, खराब इन्फेक्शन, फिर आपका भी सब, हाँ फिर उसके साथ 10 लोग डर जाते हैं घर वाले। हाँ, या डर जाते हैं, डरा दिए जाते हैं, उसके बाद कोई फिर जाता नहीं है। जाने की बात की अम्मी कहते खबरदार तुम गए नहीं। लेकिन दांत का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है, लिटरली। वैसे वो कहते हैं ना, अल्लाह हर तकलीफ से बचाए। जो तकलीफ होती है इंसान यही कहता है कि ये तकलीफ जो है वो बहुत बुरी है उस टाइम पे, लेकिन ट्रस्ट मी जब एक दफा आपको छिड़ जाता है दांत का दर्द ना, तो वो वाकई आपको आसमान के साथ छत के साथ लगाता है। लेकिन इस पे भी मैंने सुना है आप लौंग रख लें दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, फलानी चीज। मैंने एक दफा ट्राई किया था डॉक्टर साहब, मैंने सुना था। अच्छा सुने, अब हम जरा मिथ्स के बारे में भी बात करते हैं। मेरी अकल दाढ़ का इशू खैर अभी भी चल रहा है और वो अकल भी नहीं आ रही। अकल मुझे लग रहा है शायद अकल ठिकाने जरूर आ रही है मेरी, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी ये भी निकलवाना है, अभी तो खैर निकल जाएगा। एनी हाउ, मुझे भी किसी ने ये कहा कि आप ना, क्योंकि कहते हैं जी रेशा हो जाता है इधर, तो आप ना वो लौंग होती है वो रख लें। अच्छा मुझे थोड़ा सा दर्द था और मैं पेन किलर्स अवॉइड कर रही थी कि वो ज्यादा ऑब्वियसली दे आर नॉट गुड, तो मैंने कहा, और ये होता है कि थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा सो जाएं उठ जाएं तो थोड़ा कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाती होती है। मैंने लौंग रख ली, मैंने लौंग रखी और उसके बाद जो मुझे दर्द हुआ मैं आपको बता नहीं सकती, वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था जो कि मुझे नॉर्मली भी नहीं हो रहा था। तो लौंग ने आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कैसे लौंग रख लो, फराना रख लो, इसके नुकसानात क्या हैं? अच्छा, लौंग के अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट है वो यूजिनॉल है। जो यूजिनॉल है वो उसका एक एंटीसेप्टिक इफेक्ट थोड़ा सा होता है, बट वो वहां होगा जहां टूथ एक्सपोज्ड है, कैविटी बनी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, वहां अगर होगा भी तो मिनिमम सा वहां इफेक्ट आएगा। जब आपने अकल दाढ़ के लिए यूज किया वहां ऐसे कोई कैविटी नहीं होती, वहां होता है कि अकल दाढ़ के ऊपर जो मसूड़ा आया हुआ होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो अब वहां इसको रखने के पहली बात है लॉजिक नहीं थी, दूसरा एग्रेवेट उसने किया या नहीं किया, बाजू कहते एक इरिटेंट आपने डाल दिया ना ऐसी जगह पे जो वैसे ही क्लीन नहीं हो रही, जो वैसे ही सोर है, तो वो उसने मजीद इरिटेशन कॉज कर दिया। नेचुरली वो बढ़ना ही था, वो दर्द एक उसका नेचुरल कॉज भी था, वो लौंग की वजह से हुआ, ये भी हो सकता है, वो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन था, लेकिन उसको आपने इरिटेट कर दिया एक चीज से, वो बढ़ गया, फ्लेयर अप हो गया। अच्छा चलें जी, अब आते हैं खूबसूरत स्माइल के ऊपर जो हम पहले बात कर रहे थे, एस्थेटिक्स
क्या बताया, हॉलीवुड स्माइल. हॉलीवुड आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज, हॉलीवुड वो स्माइल. कुछ सालों से चल रहा है. प्रोसीजर को क्या कहते हैं जी? विनियर्स. अच्छा जी, वैसे बिल्कुल एस्थेटिक्स आजकल टॉप ऑफ द ट्रेंड चल रहा है इन एवरी फील्ड. डर्मेटोलॉजी में भी, प्लास्टिक सर्जरीज में भी पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स. तो इसी तरह डेंटिस्ट्री के बगैर तो फेस वाला रीजन मुकम्मल नहीं है जी, वरना फिर आप यूं मुस्कुराएंगे. हाँ, और वो फिर आप, हाँ वाकई मुंह बंद मुस्कुराना होता है. और मैंने, आपने जैसे शुरू में कहा कि स्माइल इनकम्प्लीट होती है, उसका क्योंकि आपने छोटे बच्चों की बात की थी, आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट कि आपके पास सिर्फ स्माइल और अच्छी नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं है, उससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. He or she may not speak confidently among people. वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देगा, उसकी वजह से उसके इंटरेक्शंस डेवलप नहीं होंगे, एंड आइसोलेशन की वजह से ही और शी में लीड इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और वो भी आजकल के दौर में वैसे ही वो ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ आवर इन्फ्लुएंसेस. तो आप उसको एग्रावेट कर देते हैं. जिस इस छोटी सी चीज को हम ना इग्नोर कर देते हैं कि कॉज क्या थी, वो दांत का ना होना या दांत का टेढ़ा होना था. तो अब इसलिए जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो टुवर्ड्स दिस थिंग लोगों का रुझान भी ज्यादा हो रहा है कि हम इसको ट्रीट भी कराएं. तो इसलिए हमारे ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है. बिल्कुल. तो बच्चे खुद अपनी चॉइस से आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने. पहले तो माँ बाप पकड़ के लाते थे, अब बच्चे कहते हैं कि हमने लगवानी है छोटे छोटे माइनर प्रॉब्लम्स के लिए. तो एस्थेटिक्स में हम बेसिकली वी डू इट के अलाइंड, एंड देन जो भी कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो दांत में या कलर शेड का कोई चीज हो, तो उस सबको हम एड्रेस करते हैं. अब अलाइनमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्राउडिंग है, दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, स्पेसेस है, दूर है, या और भी टेढ़े दांत पड़े हुए हैं, कुछ भी है, उन सबको हम ब्रेसेस के थ्रू अलाइन कर देते हैं. ठीक है. उसमें कुछ कभी दांत निकाल के करना पड़ता है, कभी कुछ दांत लगाने पड़ते हैं, बिकॉज कम हाइपोडोंशिया एक टर्म है जिसमें दांत एक्चुअल नंबर से कम होते हैं, नेचुरली बने ही नहीं होते. तो उसमें फिर हमें रिप्लेसमेंट्स एट टाइम्स देनी पड़ती हैं दांतों की, बच्चों में ही देनी पड़ती हैं. तो वो ये सब करके परमानेंट होता है. बिल्कुल ऑब्वियसली. बच्चों में हम जब भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ना, तो ये सोच के करते हैं कि एटलीस्ट आगे 50 साल है. ठीक है. तो हम वो वाली ऑप्शन आई थिंक 13-14 साल की उम्र में. एग्जैक्टली आइडियल है. नहीं, इससे पहले भी कुछ चीजों में हम ग्रोथ को मॉडिफाई करने के लिए रेकमेंड ये करते हैं कि अगर आपको फेस में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है ना कि एक जॉ दूसरे जॉ के अगेंस्ट डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब एक ज्यादा छोटा है, एक ज्यादा बड़ा है, इन एनी फॉर्म, आप 7-8 साल की उम्र में एक दफा कंसल्टेशन जरूर करें. अच्छा. क्योंकि उसके बाद फिर हम एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर लेते हैं कि इसमें इस जॉ को इस टाइम पे एड्रेस करना है, इस जॉ को इस टाइम पे एड्रेस करना है. और हम आपको भी एक क्लैरिटी दे देते हैं कि आपने बच्चे को अब इस टाइम पे लेके आना है, फिर इस टाइम पे लेकर आना है, फिर इस टाइम पे लेके आना है. उससे जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जो हमें बाद में शायद सर्जरी से ट्रीट करने पड़े, वो हम अभी छोटी मोटी कोई रिमूवेबल अप्लायंस लगा के ट्रीट कर लेते हैं. ये तो वैसे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो तो कहते हैं देखा जाएगा. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी होता है कि वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, अभी तो बच्चे की ग्रोथ हो रही है. तो कुछ बच्चों के दांत के, ये क्योंकि ये देख रहे होते हैं कि बचपन से होता है, दांत के ऊपर दांत आता है. इस साइड पे ज्यादा लोगों का यहाँ पे या इस साइड पे फ्रंट के बिल्कुल अपर वाले जो, और वो समझते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा दांत आ गया है. और यूजुअली जो थोड़े से लाइक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इतनी एजुकेशन लेवल नहीं है, वो जाके उसको निकलवा देते हैं. दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. एक्चुअली वो एक्स्ट्रा दांत नहीं होता, वो आपका जो टूथ काउंट है उसमें 3rd दांत होता है, उसकी जॉ में जगह नहीं होती, उसमें कहीं इरप्ट होना है, वो थोड़ा सा ऊपर इरप्ट हो जाता है. और क्योंकि वो बड़ा भी बड़ा लग रहा था, दैट टूथ बेसिकली उसने कॉर्नर स्टोन ऑफ योर माउथ बनाना होता है. ये जो आपकी सपोर्ट आती है ना इस जगह की, वो उस टूथ की वजह से आती है, और हम वही निकलवा देते हैं. उसके बाद और फिर एजिंग अपीयरेंस जल्दी होना शुरू हो जाती है. तो क्या उसका क्या इलाज है, क्या किया जाए? उसके लिए हम ऑब्वियसली उसको ट्रीट करने के लिए आंच में से दांत ही निकालने होते हैं, लेकिन वो हम पीछे वाले दांत निकालते हैं, स्पेस बने, इसको अपनी जगह पे लाएं, ये स्माइल को कंप्लीट करता है. तो वो ब्रेसेस के थ्रू जगह पे लाया जाता है, फिर एक निकाल के. हाँ जी, हम पहले ब्रेसेस लगाते हैं, पीछे वाले दांतों को सिक्योर करते हैं, फिर अगेंस्ट दैट इसको नीचे भी लाते हैं और पीछे भी लेके जाते हैं, और फिर बाकियों को. और डॉक्टर ये किस एज से करवा लेना चाहिए जब इजी है? ये जब आपको नजर आए ना कि दांत किसी गलत जगह पे निकल रहा है, इमीडिएट कंसल्टेशन आपको लेनी चाहिए. चाहे 7-8 साल की उम्र में निकलता, 7-8 साल पे नहीं निकलता, ये वाला दांत निकलता ही 11 साल की. अच्छा, निकलता ही लेट है, ये आता ही 11 साल की उम्र में. तो जब 11 साल की उम्र में ये दांत आ रहा है और आपको लग रहा है कि सही जगह पे नहीं आ रहा, जब भी दांत आए इसका मतलब आप कंसल्ट कर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कब आपने क्या करना है उसके लिए. अच्छा, समटाइम्स होता है कि ठीक है दांत टेढ़े तो ब्रेसेस, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन गैप जब दांतों में होता है तब भी क्या ब्रेसेस से ट्रीट होता है? बिल्कुल, वो एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होगा. और ऑलवेज जब दांत कम है
اور ہمیں دانت ادروائز دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے اسپیس ریکوائرڈ ہے تو ہم باقی دانتوں کو موو کر کے اس جگہ پہ بند کر دیں گے اس اسپیس کو. اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دانت بھی نہیں ہے اور ہم اسپیس بھی بند نہیں کر سکتے, ہمیں یہاں پہ ریپلیسمنٹ دینی پڑے گی, تو پھر ہم وہاں پہ جگہ بناتے ہیں, بریسز لگاتے ہیں, اس جگہ کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ اتنی ہی جگہ چھوڑتے ہیں جتنی جگہ کا جتنے سائز کا وہاں پہ دانت آنا چاہیے, اور پھر اس کے اوپر اس حساب سے پروستھیسس پلان کرتے ہیں. پروستھیسس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل دانت ہم لگاتے ہیں, تو اس کو پروستھیسس کہتے ہیں. اس کی جو اسپیشلٹی ہے اس کو پروستوڈونٹکس کہتے ہیں. آپ کرتی ہیں وہ؟ نہیں, وہ ڈفرنٹ اسپیشلٹی ہے. اچھا دیکھیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو میں کرتی ہوں میں وہی بتا رہی ہوں, جو میں نہیں کرتی میں بتا دوں گی میں نہیں کرتی. تو ہمارے سارے مسئلوں کا حل ڈینٹسٹ ہے. ہم تیاری کر کے جگہ بنا کے جگہ کنسولیڈیٹ کر کے پروستوڈونٹسٹ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دانتوں میں گیپ آتا کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک تو جینیٹک اور بچوں میں جو کازز ہیں نا اس میں جینیٹک ہے, اس میں نے آپ کو بتایا ہائپوڈونشیا جس میں مسنگ دانت ہو سکتے ہیں, کچھ دانت نہیں ہے تو گیپ ہے. اور بڑے لوگوں میں؟ ہاں, بڑے لوگوں میں از ڈفرنٹ کاز. یا آپ نے کوئی ایکسٹریکٹ کرا دیا, کوئی خراب ہو گیا, آپ نے نکلوا دیا, کوئی گر گیا, ٹھیک ہے, یا پھر ایک نیچرل ایجنگ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی بون ہائٹس نا کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹوتھ کی جو ہاؤسنگ ہوتی ہے نا جس کے اندر اس کی روٹ پڑی ہوئی ہے, اس کی بون ہائٹ جب کم ہوتی ہے نا تو دانت نا آگے پیچھے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یوزلی وہ آگے کی طرف موو کرتے ہیں. تو جب ایک چھوٹے سرکمفرنس سے دانت بڑے سرکمفرنس میں جاتے ہیں تو گیپس آ جاتے ہیں. مطلب لائک اگر اس طرح پڑے ہیں وہ جب یوں جائیں گے تو اس میں گیپس. اور یہ بھی ٹریٹیبل ہے؟ بالکل, یہ ٹریٹیبل ہے. میرا خیال ہے سب کچھ ٹریٹیبل ہو گیا obviously. ہاں, یہاں پہ ایکچولی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک تو اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے کہ کس پرابلم کے لیے کس جگہ جانا ہے. دیٹس وائی ان کو لگتا ہے کہ شاید اس چیز کا علاج نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی, تو یہ بھی خود ٹھیک ہونے والا کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب ایٹ لیسٹ ہمارے مطلب دیکھیں میڈیکل فیلڈ میں نا اگر آپ کا مطلب نزلہ زکام کھانسی ہے تو آپ نے دوائی لی ہے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ مجھے دانت میں درد ہے مجھے دوائی دے دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے نہیں ہوگا, تو یہ ایک غلط کانسیپٹ. وہ صرف ایک آپ کا سمپٹومیٹک ریلیف ہو سکتا ہے, ٹیمپرری, دیٹ ٹو ویری ٹیمپرری, مے بی وہ مہینے کے لیے آپ کو ریلیف. لیکن ابھی تو ریسرچ جتنی تیزی سے ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, تو اب میں نے ایک دن خبر پڑھی کہ کچھ ایسے انجیکشنز آ گئے کہ وہ انجیکشن لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے. بالکل, اسٹیم سیل اسٹڈیز پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی ہم بہت دور ہیں. ہاں آف کورس دور ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ کام ہونا. لیکن کہیں اور جا کے اگر آپ لگوانا چاہیں تو ابھی تو ریسرچ نہیں, یہ ابھی ریسرچ فیز میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیم سیل انجیکشن کریں اور دانت بن جائیں, لیکن ہاں جس چیزوں میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے وہ یو ایس اے میں کچھ ریجنز میں ایسے ہیں جیسا وہاں دے ڈونٹ ڈو اسکیلنگس بیسیکلی. وہاں پہ جو جنجیوائٹس یا گم کی انفلیمیشن کے پرابلمس ہیں نا وہ ان کو لیزر سے ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ لیزر سے جو مائکرو بایوٹا ہوتا ہے, جو ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنیزمس ہیں, جرمز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ان کو لیزر سے کل کر دیتے ہیں. تو خود ہی جنجیوائٹس ختم ہو جاتا ہے, تو انفیکشن بیٹھ جائے گی نا. تو وہ جو کیلکولس بھی جمع ہوتا ہے نہیں, کیلکولس کو ریموو کرنے کے لیے تو آبویسلی وہ تو فزیکل کرنا ہی پڑے گا. چاہیے. تو ہم ابھی اس میں بھی تھوڑا سا پیچھے, لیکن آئی ریئلی وش کہ اب کیونکہ آہستہ سے ایک ملک میں جب ٹرینڈ شروع ہوتا ہے تو آہستہ سے سارے اس کو اڈیپٹ کرنا. ابھی یہ جو میں نے بات کی نا یہ ٹرینڈ وہاں پہ بھی نہیں ہے, یہ وہی ریسرچ والی فیز. اچھا, ابھی بھی ریسرچ, اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو بہت ایلیٹ پوش قسم کے سیٹ اپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو ہالی ووڈ اسمائل ہے ونیئرز کی ہم بات کرتے تھے, who is the right candidate for that, اور کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ if I'm not wrong تو اس کے لیے آپ دانتوں کو رگڑتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں پروبیبلی, پھر چڑھتا ہے اس کے اوپر کچھ, تو میں نے سنا کہ بعد میں سینسٹیوٹی بھی ہوتی ہے, it's not that long lasting. And also is it painful? اچھا, میں باری باری سارے پرابلمس کر لوں. سب سے پہلے دماغ میں جتنے تھے نا ہم نے سب سارے آپ نے اب مجھے باری باری اس کو ایڈریس کر دو. اچھا, کون کرا سکتا ہے, کس کو کرانا چاہیے؟ اچھا, ہماری فیلڈ میں جو ایستھیٹکس ہے نا اس میں بک آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے, یہ آپ ہیں جس کو فیل ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, اب مے بی میرے تھوڑے سے ٹیڑھے دانت ہیں اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ, ٹھیک ہے, جانے دو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹیڑھے دانت ہوں گے اور ویری کانفیڈنٹ, دے ڈونٹ فیل اینی نیڈ. لیکن کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو چھوٹا سا مائنر پرابلم ہوگا بٹ دے آر ویری مچ اوور ویلمڈ ود دیٹ, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہو, تو دے نیڈ ٹریٹمنٹ. دا ٹریٹمنٹ نیڈ از آئیڈینٹیفائڈ بائی دا پیشنٹ ہمسیلف اور ہر سیلف. ٹھیک ہے, پہلی بات کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو obviously you should get a consultation. One thing. اچھا, اس کے بعد اگر ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ رسک اور بینیفٹ, ٹھیک ہے, وہ ہم نے وہ وے کرنا ہے کہ آپ کو جو بینیفٹ ہم دے رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ سے, اس کی کاسٹ, یہ وہ چیزیں, اس کے اگینسٹ رسک زیادہ ہیں, تو وہ ہم آپ کو ضرور ایکسپلین کریں گے کہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے اس ٹریٹمنٹ کی, بیکاز اٹ از ایستھیٹک ٹریٹمنٹ. بٹ اگر اسٹل آپ چاہتے ہیں تو آپ کر دیں گے, obviously چوائس ہے آپ کی. ہاں, لیکن the doctor will tell you کہ
ये चीज है, इसके ये प्रोज हैं, इसके ये कॉन्स हैं, यू डिसाइड योरसेल्फ, ठीक है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि करना है, ठीक है। अब उसमें आपने कहा कि दांत को कटिंग करनी होती है और उसकी सेंसिटिविटी है और ये चीजें, ठीक है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। नो प्रेप विनियर्स होते हैं जिसमें हम टूथ को ग्राइंड का हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा, हाँ, नो प्रेप विनियर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं मिनिमल प्रेप विनियर्स जिसमें हल्की सी ग्राइंडिंग होती है करते हैं। फिर एक फुल प्रेप क्राउन्स होते हैं, वो हर जगह की हर चीज की इंडिकेशन फर्क है, कहाँ क्या रिक्वायर्ड है, कहाँ क्या रिक्वायर्ड है। और यूजुअली जो आप लोगों की एज है, आप लोग यंग एज में आते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि मिनिमली इन्वेसिव चीज पे जाएं, नो प्रेप विनियर्स के ऊपर जाएं। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट चेयर साइड जो हम बनाते हैं अपने हाथ से बनाते हैं, स्कल्प्ट करते हैं, वो होता है, और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में लैब से बन के आते हैं, उसमें हम इम्प्रेशन लेते हैं, जो दांतों का डिजिटल इम्प्रेशन भी होता है, हम स्कैन भी कर लेते हैं, और अभी जरा ज्यादा हम पुराने पे चल रहे हैं तो हम वो मोल्ड वाले इम्प्रेशन होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। वो लैब में जाते हैं, दे डू अ वैक्स अप, वो आपको दिखाते हैं कि हम इस तरह के दांत बना दें आपको इसके ऊपर, फिर वो बन के आते हैं। वो थिन लेयर होती है, ठीक है, मटेरियल वही होता है जो क्राउन्स का होता है, लेकिन वो बिल्कुल क्राउन्स इज एनसर्कलिंग द टूथ ऑल अराउंड, ये सिर्फ सामने वाली सरफेस पे आएगा, और ये फिर हम उसको किसी सीमेंट से ना चिपका देते हैं। परमानेंट होता है टू एन एक्सटेंट, लेकिन कुछ भी नहीं आप जाके कहें जी मैं गन्ना भी खुद छीलूं, हाँ, तो मैं सेब को काटना शुरू कर दूं, पूरा चक्कर ऐसा सामने से खाऊं तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। सो हाँ, अगर आपने दांतों को ट्रीटमेंट करवाना है, वह तो आप योर चॉइस, अगर आपको लगता है कि आपने कराना जरूर करना, लेकिन उसके बाद एहतियात बड़ी जरूरी होती है। अगर नहीं एहतियात करेंगे सो फिर आप वापस, तो फिर सेंसिटिविटी की जो आपने बात की वो होगी ही होगी अगर एहतियात नहीं। पर बुनियादी बात है कि मसाइल के हल हैं, बड़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपने सही जगह पर जाना होता है। सही जगह पर नहीं जाएंगे तो अपना काम तो खराब करेंगे, सो करेंगे पूरी इस फील्ड को भी आप बदनाम कर रहे होते हैं फिर, और उसके बाद आप कुछ लोगों को कहते हैं नहीं मत जाओ और मत करवाओ। आजकल तो साइकिल्स पे स्पीकर लगा के भी हमने देखा बड़े अरसे से डॉक्टर घूम रहे होते हैं तो उनके पास ना जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थी, हमसे बात कर रही थी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज़ आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर। कितने गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, कितने हो धमाला वाली थां।
Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं आज ट्रेनिंग्स की. ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली इन द प्रोफेशनल सर्कल, प्रोफेशनल लाइफ. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़ा अच्छा है. अब तो इसका रुझान के हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स कराई जा रही होती हैं. ट्रेनर्स आते हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं. समटाइम्स तो आई मीन इतना अच्छा एक सेशन होता है कि आप उस दिन तो बहुत अच्छा फील करते हैं, अदरवाइज थ्रू आउट उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और आप उसी तरह से प्रोफेशनली चीजों को ये फायदा उन लोगों को होता है जो सीखना चाह रहे होते हैं. वरना अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं ट्रेनिंग्स में क्या रखा है. हाँ, वो अवॉइड करते हैं. आपने अपने विश्व में अगर कोई ट्रेनिंग आई होगी तो आपने यकीनन किसी को वो भेजा होगी, अपॉर्चुनिटी आपने भेजी होगी और आगे से आता होगा क्या रखा है ट्रेनिंग्स में, क्या होता है. सही बात है. और दे डोंट टेक एनी इंटरेस्ट. एंड ट्रस्ट मी, वो एक ग्रोथ का जो एलिमेंट होता है ना सीखने का, वो तो निकल ही जाता है. तो अगर ये एलिमेंट ही नहीं है कि आपने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, फिर तो काम खराब है. तो फिर तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. सो आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे. हमें एक जबरदस्त पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है. मेहताब हमीद साहब इनका नाम है. सर्टिफाइड ट्रेनर है, सर्टिफाइड परफॉर्मेंस कोच है, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर है. तो आज जरा NLP से मुतालिक भी बात करेंगे. मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये. सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड जी, बेहतरीन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ग्रेट. इससे पहले कि हम मौजू पे जाएं, अभी ब्रेक पे एक बात हुई, आपने कहा कि अगर हम ये कन्वर्सेशन करें कि मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है. तो प्लीज एक्सप्लेन करें पहले. देखें, जो वर्ड्स हैं उनका हमारे माइंड पे बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है. सो ट्राई का वर्ड जो है ना माइंड को बड़ा लो करंट देता है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर एक्शन में नहीं आता. ठीक है. या तो आप करते हैं या नहीं करते. सो ट्राई का वर्ड कंफ्यूज करता है. ठीक है. सो आपके वर्ड्स आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हैं. सो वर्ड्स को बड़ा वाइजली चूज करना है, बिकॉज सेल्फ टॉक की परसेंटेज 70% है जो हम अपने साथ करते हैं. अब जैसे सेल्फ टॉक होगी, जैसे वर्ड्स होंगे, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा. सो ट्राई के वर्ड को अगर आप अपनी वोकैबुलरी से एलिमिनेट कर लेते हैं, देन आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा. बिकॉज जहां पे आपने कोई चीज करनी है, देन 100% फिर आपने करनी है. तो क्या जुमला क्या होना चाहिए? देखिए, उसमें यह है कि आपने एक्शनेबल वर्ड्स लेके आने हैं. लाइक कि मैंने इस चीज पर फोकस नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाना, दैट्स इट. आप कहेंगे कि मैं ट्राई करूंगा या करूंगी, तो फिर माइंड कंफ्यूज है. बिकॉज माइंड, क्योंकि ट्राई के वर्ड के साथ आप उस फोकस वाली चीज को अपने माइंड में पिक्टोरियल फॉर्म में ला रहे हैं, तो माइंड का फोकस डेफिनेटली उस पर जाएगा. जैसे मैं आपको कहूं कि आप जरा कोशिश करें, ब्लैक कलर की कैट के बारे में आपने नहीं सोचना, फौरन से वही आई. मेरे दिमाग में सबसे पहले वो इमेज आ गई और आई थिंक ये अब चलती रहेगी थ्रू आउट. बिकॉज ब्लैक कैट का वर्ड आ गया और साथ ट्राई का वर्ड आ गया. सो दोनों ने मिलकर आपके माइंड में एक इमेज बना दी. सो आपने नहीं सोचना था, बट फिर भी आपने उसके बारे में सोचा. लेकिन जो ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बहुत अनइंटेंशनल होता है. देखें, जब आप सेल्फ टॉक पे काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपनी वोकैबुलरी से रिमूव कर देते हैं. लाइक मैंने अपनी वोकैबुलरी में से ट्राई का वर्ड रिमूव कर दिया है, फेलियर का वर्ड रिमूव कर दिया है. फेलियर की जगह मैं फीडबैक का वर्ड यूज करता हूँ. और इसके साथ साथ प्रॉब्लम का वर्ड मैंने अपनी वोकैबुलरी से रिमूव किया और प्रॉब्लम की जगह मैं चैलेंज का वर्ड यूज करता हूँ. प्रॉब्लम का वर्ड भी आपको सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है. मैं आपको कहूँ कि ये प्रॉब्लम होगी तो आप एकदम से आपका माइंड स्ट्रेस में जाएगा. और अगर मैं आपको कहूँ कि ये चैलेंज है, अब आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव होगी. आप कहेंगे ओके चैलेंज है, सो मैं देखता हूँ, यस एक्सेप्ट करते हैं. सो वर्ड्स की साइंस है. हर वर्ड हमारे माइंड में एक एसोसिएशन रखता है और जैसी एसोसिएशन होगी वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा. क्या इससे आपके जो ऐसे रिश्ते जिसमें मोहब्बत का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, उसमें भी कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत बढ़े, या कि आपको लगता है कि उसमें भी अगर आपको ऐसे वर्ड यूज करें तो आपका रिश्ता मुतासिर होता है? डेफिनेटली. जहां पे आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, वर्ड्स के साथ साथ मोडेलिटी भी मैटर करती है. मोडेलिटी मीन के लेट्स सपोज आप विजुअली चीजों को सोचते हैं और मैं ऑडिटरी हूं, और आप मुझे अगर कोई विजुअली चीज बताना शुरू करेंगे तो मैं कनेक्ट नहीं होगा, मेरा वाईफाई आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा. सो आपकी बात का असर मुझ पे नहीं होगा. हाँ, अगर आप ऑडिटरी सेंस में जुमलों की नफासत के साथ मुझसे बात करेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे. सो मैं कनेक्टेड फील करूंगा और मेरा रिलेशन आपके साथ बेहतर होगा. यूजुअली मियां बीवी के रिलेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड बहुत कुछ करता है बट वाइफ कहती है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते. अब वाइफ बेसिकली ऑडिटरी है. वाइफ चाहती है कि मुझे जुमलों में मोहब्बत
کا اظہار چاہیے. مجھے چیزوں میں باقی چیزوں میں تو چاہیے ہی چاہیے, لیکن جملوں میں جب تک نہیں ہوگا تو مائنڈ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. سو موڈیلٹی کی میچنگ ورڈز کے بعد بڑی امپورٹنٹ ہے فار ریلیشن. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے ریز کی. نارملی ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ ہسبینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں ڈنر پہ بھی لے کے گیا, میں نے گفٹ بھی دیا, اینیورسری بھی ایسے کی, تو وہ خاتون میں بھی خوش نہیں ہوتا. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ نہیں وہ آڈیٹری والا معاملہ نہیں ہے نا, آپ نے کہا نہیں, آپ نے اظہار نہیں کیا محبت کا. اچھا بعض اوقات خود نہ بھی ہو جب بہت سارے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑا اچھا ویسے آپ نے یہ ٹاپک بھی یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اب اس سے بھی تو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, جب ہم دیکھتے ہیں کہ پکچرز لگ رہی ہیں, ویڈیوز لگ رہی ہیں, فلانے نے اپنی بیوی کو یہ دیا, فلانے نے اپنے میاں کو یہ دیا, اور ایک پورا ایک پرفیکٹ امیج جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم شاید اپنی فیملی کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے جتنا ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, کن پیجز کو فالو کر رہے ہیں, کن پرسنالٹیز کے ساتھ آپ لنک ہیں. اب وہاں پہ جیسا سٹف آپ کے مائنڈ میں آئے گا ویسا ہی آپ کا بیہیویئر بنے گا. اگر لیٹس سپوز کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کو گفٹ دے رہا ہے, اب آپ کے مائنڈ میں نہ چاہتے ہوئے ایک لوپ کریٹ ہو رہی ہے کمپیریزن کی. اس کمپیریزن کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں خوش نہیں ہوں گے, خوشی کا گراف آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا, بیکاز آپ اب اپنا کمپیریزن آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ کر رہے ہیں. جبکہ جو کمپیریزن ہے مائنڈ کہتا ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے کہ کل آپ کہاں تھے, آج کہاں ہیں. خوشی کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ کمپیریزن کے ساتھ ہے اور پریزنٹ میں رہنے کے ساتھ ہے. بیکاز جب ہم unnecessary کمپیریزن میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مائنڈ جو ہے اگین وہ اسٹریس چلا جاتا ہے اور خوشی کا گراف آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اوکے دیٹس نائس. چلیں بات ہے ذرا NLP پہ, نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنر آپ ہیں ماشاءاللہ. اس میں اب تو اس میں بڑی ترقی بھی ہوئی اور لوگ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون پین لیس ڈیلیوریز میں بھی NLP یوز ہو رہا ہوتا ہے. کسی کوئی تکلیف میں ہے, کیا واقعی NLP اس کی تکلیف ختم کر دیتا ہے یا اس کو بھلانے میں مدد دیتا ہے ٹراماز میں؟ دیکھیں جو بیسیکلی اگر ٹراماز کی بات کریں تو آپ کی ایک ٹائم لائن ہے آپ کی لائف کی, آپ پریزنٹ میں ہیں, ایک پاسٹ ہے, ایک فیوچر ہے. پاسٹ میں آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے, آپ ٹائم لائن میں جا کے اس پرابلم کو کیور کر سکتے ہیں, آپ اس انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کے مائنڈ میں میموری سیف ہے. اس میموری میں جاتے ہیں اور اس میں جو پرابلم والا سلاٹ ہے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ اس انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر فیوچر کی بات کرتے ہیں, فیوچر میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ NLP کی مدد سے اپنے فوکس کو کنٹینیوسلی اس فوکس پوائنٹ پہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کی مووی وہی رہتی ہے, آپ کی مائنڈ کی فیکٹریز پہ کام کرتی ہے اور وہ گول اچیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیا اس کا کرمنل مائنڈز پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ریہیب سینٹرز بن رہے ہوتے ہیں, جیلز میں بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, کیا NLP کا یوز وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرمنل مائنڈ کو چینج کریں جسٹ ود دی کنورسیشن؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ ایک ڈسکور نالج ہے اور یہ صدیوں سے استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے. رائٹ نو اس کے اسٹرکچرز بن گئے ہیں, ماڈلز بن گئے ہیں, ٹیکنیکس آ گئی ہیں. ڈیفینیٹلی کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو وہ کسی بھی فیلڈ سے چینج کیا جا سکتا ہے. کوئی بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے چاہے جتنا ہی مرضی وہ پرانا ہو. دیکھیں جتنا مرضی پرانا ہو, بیسیکلی بیہیویئر کی سائنس ہے. میں اگر اس کو بالکل سمپلی کہوں تو 1+1+1=3. 3 آپ کا بیہیویئر ہے, 3 ونز انگریڈینٹس ہیں. پہلا ون آپ کی سینسز ہے جن سے ڈیٹا جا رہا ہے, دوسرا ون آپ کے مائنڈ کا فلٹر ہے جس میں آپ کا بلیف سسٹم ہے, پاسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ کا ویلیو کا سیٹ ہے, تیسرا ون آپ کی مائنڈ سٹیٹ ایموشنز ہے. اب ہم بیہیویئر کو ڈائریکٹلی چینج کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ بیہیویئر چینج کرنے کے لیے آپ کو انگریڈینٹس میں چینجنگ کرنی ہے. اب سینسز سے آنے والے ڈیٹے کو آپ چینج کریں, ریپلیس کریں. فلٹر میں اگر کوئی چیز نیگیٹو ہے اس فلٹر کو چینج کریں, اپڈیٹ کریں. اور ایموشنل سٹیٹ میں اگر آپ بہت زیادہ نیگیٹو ایموشنز میں ہیں تو آپ اپنی ایموشنل شفٹنگ کریں. اب یہ ان تینوں کے لیے ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں. آپ انگریڈینٹس میں چینجنگ کریں گے آٹومیٹکلی بیہیویئر چینج. کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے انگریڈینٹس چینج کرنا؟ اتنا آسان نہیں ہے, بٹ اٹ نیڈ پریکٹس, کنسسٹنسی, بیکاز یہ آپ کے مائنڈ کے مسلز ہیں. سیم لائک جیسے آپ نے باڈی کے مسلز بلڈ کرنے ہیں, اب آپ کے حصے کے پش اپس میں نہیں لگا سکتا, ظاہر ہے. سیم فور مائنڈ مسلز آپ نے پریکٹس خود کرنی ہے. بٹ انڈرسٹینڈنگ از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ اویئرنیس کے لیول پہ آئیں گے تو آپ پریکٹس کریں گے. سو موسٹلی لوگ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ہی نہیں آتے, بٹ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ آ گئے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہے. اچھا ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز میں لاجک کریٹ کر دیتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے, اور لٹرلی آپ ان کے ساتھ آرگیو نہیں کر سکتے اور آپ بس خاموشی اختیار کرنا پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتائی لیکن ان کو شاید سم ہاؤ پتا بھی ہے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ایک لاجیکل آنسر دے کر اس بات کو نگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کیا یہ بھی اس بیہیویئر کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے
یہ obviously آپ کے رشتوں کو تو متاثر کرتی ہے, آپ کی اپنی mental, یہ لوگ کیوں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ایگو کا ایلیمنٹ ہے نا وہ بڑا زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. سو جب آپ کی ایگو ڈومیننٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ پرسن ٹھیک ہے, بٹ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, میری ہی بات مانی جائے. اب ایگو ڈومیننٹ ہے, اب ایگو آرگیومنٹ دے گی, ایگو لاجک دے گی اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے. سو ایسے لوگوں کی ایگو کو آپ نے بریک کرنا ہے. سو ایگو بریک کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, آپ نے ان کو نیوٹرل کرنا ہے. سو ایگو بریک جب تک نہیں ہوگی ان کا بیہیویئر چینج نہیں, کیونکہ ان کے فلٹر میں نا ایگو ڈومیننٹ ہے. سو جو سیکنڈ ون ہے, سو اس ایگو کو بریک کرنا ہے. تو آپ ان کی سینسز ان کو ایسی ویڈیوز دکھائیں, ایسے ایونٹس ان کے سامنے رکھیں جس میں ایگو پہ بات کی جائے. سو ان کا تاکہ انڈائریکٹلی اویئرنیس کا لیول ایکٹیو ہو, ان سائڈ ایکٹیو ہو. بیکاز سم ٹائم ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری ایگو ایکٹیو ہے, بٹ سیکنڈ پرسن کو نظر آ رہا ہوتا ہے. سو انڈائریکٹ, اسے ہم کہتے ہیں NLP کوچنگ, کہ ہم NLP کوچنگ میں کوسچنز کے ذریعے دوسروں کے ان سائڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں. جیسے سقراط کہتا تھا میں کسی کی زندگی نہیں بدل سکتا, میں اسے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں. اب وہ کیسے تھا؟ بائی سمپل آسکنگ سمپل کوسچنز ان رائٹ آرڈر. کہ ایک پرسن ایگو کی سٹیٹ میں ہے, آپ ایک ایسا کوسچن کرافٹ کریں جس سے اس کی ایگو چیلنج ہو, ہٹ نہ ہو, چیلنج ہو. جب چیلنج ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ سوچے گا, اور جب سوچے گا تو اس کے پاس جی کیا بات. اچھا, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, سم ٹائم نہیں ہوتا, سم ٹائم پتا ہوتا ہے کہ کیا کرے, بس غلط ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور کیا سچویشن کیا ہے. اگر تو پتا ہے تو پھر تو وہ خود بھی کوشش کر لیں اس کو چیلنج کرنے کی. ہاں پتا جو ہے, آپ کو پتا بھی ہے کہ ہے اور پتا بھی ہے کہ غلط ہے, تو پھر اور آرگیو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آرگیو کا نہیں, نو آرگیومنٹ اگر آپ کریں گے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. سو بہتر ہے کہ آپ آرگیومنٹ کو اوائڈ کریں. تو وہی ٹائم آپ لگائیں اس کو ہیلپ کرنے میں, پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کر جائیں اس کو. دیٹس ویری نائس. اچھا, جتنی ٹریننگز آپ نے کرائی, آپ نے زیادہ ایشوز کیا دیکھے پروفیشنلز میں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہائی لائٹ بھی کریں کہ اچھا یہ ایک ایسا ایشو جو کہ آپ نے ایٹ اے لارجر پاپولیشن دیکھا ہے ان پروفیشنلز which needs to be addressed؟ اچھا دیکھیں, زیادہ ایموشنل چیلنج ہوتے ہیں بیکاز جو ہمارا تھرڈ ورڈ ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. سو سم ٹائم پروفیشنلز کا ایموشنل جو لیول ہے وہ بڑا ڈاؤن ہوتا ہے, وہ سیڈ ہوتے ہیں, ایگریشن میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کا بیہیویئر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو ایموشنز کو کیسے چینج کرنا ہے, اس میں ہم لوگ زیادہ بات کرتے ہیں کہ ایموشنل شفٹ آپ نے کیسے کرنا ہے. بیکاز جب تک آپ کی مائنڈ اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. لائک ابھی آپ اگر ہیپی مائنڈ اسٹیٹ میں ہیں تو آپ نے نیکسٹ جو بھی کام کرنا ہے وہ بڑا اچھے سے ہوگا. لیکن اگر آپ رائٹ نو سیڈ اسٹیٹ میں ہیں تو جو بھی اس کے بعد آپ نے کانسیکوینس میں کام کرنا ہے اس میں آپ کی پرفارمنس, آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کسی بھی پروفیشنل کو دیکھ کر کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کہ اچھا ہی از ناٹ ہیپی, ہی از گوئنگ تھرو ود سم تھنگ؟ کیا آپ کے آس پاس والوں کو معلوم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس میں جب آپ کی کنورسیشن میں بلیمز آتے ہیں, ایکسکیوزز آتے ہیں, بیکاز بلیمنگ از اے سورس آف نیگیٹیوٹی. جیسے ہی نیگیٹیوٹی ایکٹیو ہوتی ہے آپ کے نیگیٹو ایموشنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سو بلیمنگ از اے سورس آف نیگیٹیوٹی. اگر آپ کو کنورسیشنز میں بلیمنگ نظر آ رہی ہے کہ میری تو آرگنائزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, میرے تو باس ٹھیک نہیں ہے, میں بہت کام کرتا ہوں بٹ میری تعریف نہیں کی جاتی. سو بلیمنگ اور ایکسکیوزز یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ رائٹ نو پرسن از ان نیگیٹو انرجی, اور جب نیگیٹو انرجی میں ہے تو اس کے ایموشنز بھی نیگیٹو ہوں گے. اچھا, جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, اب ہم اس کو بڑا نیگیٹو لے بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہی بڑا نیگیٹو ہے, لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایموشنز ہیں جو وہ اپنے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کیسے ڈیل کیا جائے, کیونکہ ہم ایسے لوگوں سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا, ہی تو ہے ہی نیگیٹو پرسن, حالانکہ وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا, وہ صرف یہ گلا کر رہا ہوتا ہے ہر بات میں کہ کمپلینس بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے, he or she is not happy. لائک کہ اس میں دیکھیں آپ اس کے سامنے ایک تو اس کا فوکس چینج کرنے کی کوشش کریں, اور ہیومر از اے گریٹ ٹول کہ آپ ہیومر کی مدد سے اس کے ایک دم فوکس کو چینج کرتے ہیں. سیکنڈلی اس کے سامنے پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کریں. لائک کہ اگر کوئی پرسن ہر چیز میں بلیم کر رہا ہے تو جو چیزیں اس کے پاس ہیں, جو بینیفٹس اس کو آرگنائزیشن دے رہی ہے, آپ اس کے فوکس کو وہاں پہ لے کے آئیں. بیکاز جیسے آپ اس کا فوکس چینج کریں گے نا تو اس کی انر ڈائلاگ چینج ہوگا اور اس کی مینٹل اسٹیٹ چینج ہوگی. سو